फ्रेड का चेहरा एक ही पल में सफेद पड़ गया। वह नाम उसके सीने पर सीधे चोट की तरह लगा। ली होएओल। वही रुकी। वही नया लड़का जिसके बारे में हर तरफ फुसफुसाहट चल रही थी। वह यहाँ क्या कर रहा है? फ्रेड के मुंह से अविश्वास छिपाए बिना निकल गया। किसी के जवाब देने से पहले ही एक और सबॉर्डिनेट हाफता हुआ कमरे में घुसा, कांपते हाथों में टैबलेट ऊंचा उठाए हुए। सर, यह बहुत अर्जेंट है, उस आदमी ने घबराहट से कसी हुई आवाज में कहा। हमें अभी मैजिक टावर कॉन्फ्रेंस के अटेंडीज की तरफ से रिपोर्ट मिली है। उसने उंगली से स्क्रीन पर जोर से इशारा किया, जिससे सबकी नजर डेटा पर टिक गई। ली होएओल ने आर्चमेज मार्सेलो से सीधे पर्सनल क्वेस्ट स्वीकार की है। और इतना ही नहीं, वह हिस्ट्री का पहला प्लेयर बन गया है जिसे मैजिक टावर के अंदर प्राइवेट लैब दी गई है। फ्रेड बिल्कुल स्थिर रह गया। एक एनपीसी ने किसी प्लेयर के साथ पर्सनल अलायंस बना ली थी। अब तक वह इन अफवाहों को मीडिया की बढ़ा चढ़ाकर बनाई गई बात समझकर टालता आया था, वही यूजुअल ओवरहाइप्ड बकवास। लेकिन उसकी आंखों में धीरे धीरे चढ़ता डर बिल्कुल असली था। एनालिसिस टीम को लाइन पर लाओ, उसने तेज आवाज में आदेश दिया। मुझे ली होएओल पर तुरंत पूरा डॉसियर चाहिए। उसका गला सूख गया। वे किसी टैलेंटेड न्यूकमर से नहीं निपट रहे थे। वे एक मॉन्स्टर से निपट रहे थे, ऐसे किसी से जो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक था। और उधर ली होएओल एक अजीब और अस्वाभाविक रोशनी में लिपटा खड़ा था, अजूर स्टोन को हाथ में कसकर पकड़े हुए। वह ऐसी हंसी हंसा जो किसी हीरो की जीत वाली पुकार जैसी बिल्कुल नहीं थी। वह कच्ची, लालची और शर्मनाक हद तक ईमानदार थी। प्योर लाइटनिंग क्रिस्टल, सिस्टम रैंक यूनिक। यह इंसानों को ज्ञात सबसे ऊंचे ग्रेड का क्राफ्टिंग मटेरियल था, इतना दुर्लभ खजाना कि लगभग अवास्तविक लगता था। लेकिन इसकी असली परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी तो तभी कंफर्म हो सकती थी जब इसे सच में क्राफ्टिंग प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाए। ली होएओल एक्साइटमेंट रोक न पाने की वजह से लगभग वहीं उछल पड़ा। कमाल, उसने धीरे से कहा। यूनिक रैंक मटेरियल, यह तो पागलपन है। बाहर से ग्रैनफेल बस अपने यूजुअल ठंडे एक्सप्रेशन के साथ भौहें चढ़ाकर खड़ा था, लेकिन अंदर उसका दिल खुशी से नाच रहा था। आखिर कौन ऐसी यूनिक मटेरियल यूं ही ठोकर खाकर पा जाता है? मुट्ठी भर लेजेंडरी क्राफ्ट्समैन ही ऐसे ट्रेजर को सही तरह हैंडल करने का सपना देखने की हिम्मत करते। अगर वह इसे मैजिक टावर के सामने रखकर आराम से कह दे, यह मेरी रिसर्च का हिस्सा है, तो उनके रिएक्शंस देखने लायक होंगे। यह सोचकर ही वह अंदर ही अंदर उत्साह से हल्का सा हंस पड़ा। लेकिन तभी बिना किसी वार्निंग के ग्रैनफेल का चेहरा सख्त हो गया और वह जम गया। पूरे माहौल ने एक धड़कन में करवट बदल ली। कुचल देने वाला अंधेरा उस इलाके में फैलने लगा और धीरे धीरे आसपास की जगह को निगलने लगा। यह आखिर है क्या? सवाल पूरा बन भी नहीं पाया था कि डर दिल में बैठ गया। उसकी तेज इंट्यूएशन उसके दिमाग में वार्निंग बेल की तरह चीख उठी। रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई और उसके शरीर की हर नस एक साथ तन गई। ग्रैनफेल घूरता रह गया जब एक सिस्टम विंडो अचानक उसकी आंखों के सामने उभर आई। क्वेस्ट, इन्वेस्टिगेट द 7 डेडली सिंस ऑन द आइलैंड। चौंक कर वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। क्लास क्वेस्ट विंडो। अभी इसी एग्जैक्ट मोमेंट पर ऐसी चीज क्यों दिखेगी? उनके पैरों के नीचे जमीन ने गहरी, भद्दी कराह निकाली। ग्रैनफेल ने वायलेंट तरीके से कांपती जमीन पर खुद को संभालने की कोशिश की, जबकि पक्षियों के झुंड आसमान में फट पड़े और अंधे डर में उड़ गए। सिस्टम इंटरफेस बदल गई और ओमिनस, हिंसक क्रिम्सन रंग में डूब गई। उस पर एक ग्रिम मैसेज उभरा। यूसरा आइलैंड हैज बीन टेंटेड बाय ग्रीड।
कोलैप्स प्रोसेस इनिशिएटेड। ग्रैनफेल कुछ पल के लिए वहीं जड़ हो गया। उसका शरीर शांत था, लेकिन उसका दिमाग उसके चेहरे से कहीं तेज भाग रहा था। बाहर फ्रेड और शिन गिल्ड के मेंबर्स आइलैंड के नीचे झटके से लगभग गिर ही पड़े। कोलैप्स मीटर डराने वाली तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। अब यह कैसी मुड़ी तुड़ी सोर्सरी थी? क्या यूसरा आइलैंड असल में कोई डायमेंशनल रिफ्ट है? किसी ने चिल्लाकर कहा। लेकिन नहीं, वह सही नहीं हो सकता था। यह तो बस न्यूली डिस्कवर्ड जोन होना चाहिए था। फिर भी यह घटना किसी भी नॉन रिफ्ट ब्रेक जैसी नहीं लग रही थी। तो फिर इस सिनिस्टर काउंटडाउन का असली मतलब क्या था? ट्रेमर्स बढ़ने के साथ हर तरफ पैनिक फैल गया, लेकिन उस केओस के बीच ग्रैनफेल अजीब तरह से कंपोस्ट रहा। उसकी नजर सीधी क्रिम्सन स्क्रीन पर टिकी हुई थी। एक शब्द ने उसका पूरा ध्यान पकड़ लिया और छोड़ा ही नहीं। ग्रीड। ग्रैनफेल ने धीरे से हाथ इंटरफेस की तरफ उठाया, जैसे वह अपनी आंखों से इसे फिर कंफर्म करना चाहता हो। यूसरा आइलैंड करप्टेड बाय द सिन ऑफ ग्रीड। उसने अपनी पोस्चर सीधी की और आंखें सिकोड़ लीं। तो इंसानों की छोटी छोटी इच्छाओं ने उस चीज को जगा दिया जिसे सोया रहना चाहिए था। उसके पास ली होयोल कांपते हाथों से स्टोन पकड़े खड़ा था। अभी किसी बॉस मॉन्स्टर से लड़ने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं है, उसने दुखी होकर सोचा। मैं तो बस लूट के लिए यहां आया था। लेकिन वार्निंग बार बार चमकती रही। यूसरा आइलैंड टेंटेड बाय ग्रीड। हवा हर सेकंड और भारी होती जा रही थी। केओटिक और ग्लूमी ऑरा से इतनी भरी कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा। क्वेस्ट डेटा के मुताबिक यह घुटन सिर्फ मना या मायास्मा नहीं थी। यह ग्रीड के डीमन की मैनिफेस्टेड प्रेजेंस थी। काली पिच ब्लैक मायास्मा स्याही की तरह पूरी दुनिया में फैल गई, जमीन को घोंटते हुए और एटमॉस्फियर को इतना मोड़ते हुए कि रियलिटी खुद एक लिविंग नाइटमेयर लगने लगी। विगांग की लाइव स्ट्रीम देख रहे व्यूअर्स तक इस हॉरर को स्क्रीन के पार महसूस कर पा रहे थे। कमेंट फीड तुरंत फट पड़ी। यह कोलैप्स प्रोग्रेस क्या है? विगांग साफ तौर पर हिला हुआ था, फिर भी किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। रुको सब लोग, यह बस मना सर्ज या कोई ऑर्डिनरी इवेंट नहीं है। मैं अभी जवाब ढूंढ रहा हूं। चैट इतनी तेजी से भाग रही थी कि पढ़ना मुश्किल हो गया। फिर एक कमेंट अलग से उभर कर सामने आई। सुना है शिन गिल्ड उस आइलैंड को ऑलरेडी क्लियर कर चुकी है। व्यूअर्स सुन्न रह गए। पहले ही क्लियर? अगर यह सच था तो अकीना के हर डीमन हंटर की नजर उस ट्रेजर पर टिक जाती जो वहां से निकाला गया था। पूरे नेटवर्क पर एंटिसिपेशन फट पड़ी। गिल्ड को कैसा इनसेन लूट मिला? क्या तुम्हें सच में लगता है कि शिन गिल्ड यह इन्फो शेयर करेगी? रुको, यूसरा चेन में 10 आइलैंड्स हैं ना? अगर उन्होंने सिर्फ एक क्लियर किया तो क्या कोलैप्स सिर्फ किसी स्पेसिफिक जोन पर अप्लाई होता है? और अगर कोलैप्स फुल कंप्लीशन तक पहुंच गई तो क्या होगा? एक जवाब, आधा अंदाजा और आधा डर डिस्कशन में फैल गया। शायद यह पूरी डेड वेस्टलैंड बन जाएगी। दूसरा जवाब उससे भी बुरा था। अगर कोलैप्स 100% तक पहुंच गई तो ग्रेट सिन ऑफ ग्रीड पूरी तरह जाग जाएगी। ग्रैनफेल को एक और नोटिफिकेशन मिली। उसकी क्लास क्वेस्ट आगे बढ़ी और एक क्रिप्टिक क्लू सामने आई, जैसे सीधी इंस्ट्रक्शन की जगह पहेली बोल रही हो। लिफ्ट द वेल फॉर द लाइट हाउस इज शाइनिंग। अगली लाइन एक प्रोफेसी की तरह आई। द फाइनल डीमन हंटर शैल इल्यूमिनेट अ वर्ल्ड श्राउडेड इन ईविल। यह इतना ग्रैंड लग रहा था कि लगभग किसी लेवलिंग फैंटेसी स्टोरी की सेटअप जैसा महसूस हो, लेकिन ग्रैनफेल के पास इस पर अम्यूज्ड होने का वक्त नहीं था। उसे अपने वीकेंड बॉडी को स्टेडी करना था और फोकस करना था। इन्वेस्टिगेट द ग्रेट सिन अफ्लिक्टिंग यूसरा आइलैंड। प्रिवेंट द रिसरेक्शन ऑफ द कैलामिटी नोन एज ग्रीड।
प्रोटेक्ट दिस सैंक्चुएरी फ्रॉम द करप्शन ऑफ एवरिस। जैसा ग्रैंडफेल ने सोचा था, गोल जरूरी नहीं कि बीस्ट को सीधे डिस्ट्रॉय करना हो, बल्कि उसके पूरी तरह जागने से पहले उसे सील करना था। उसके विचारों की कड़ी तभी टूट गई जब नए लोग उस इलाके में घुस आए। वे राइवल डीमन हंटर्स लग रहे थे और हर कोई बुरी तरह घबराया हुआ था, एक दूसरे पर चढ़कर चिल्लाते हुए। हटो हटो, उनमें से एक चिल्लाया। शिन गिल्ड एक आइलैंड ऑलरेडी क्लियर कर चुकी है और आर्टिफैक्ट ले गई। यह असली ट्रेजर है, कोई अफवाह नहीं। अब सिर्फ 9 आइलैंड्स बची हैं। जो सोया वह खोया। हमें लूट पकड़नी होगी इससे पहले कि यह पूरी जगह ढह जाए, दूसरे ने चिल्लाकर कहा। ग्रैंडफेल ने उन्हें ठंडी, अनरीडेबल आंखों से देखा। हाँ, उसने सोचा, यही चेहरा होता है जब लोगों की आत्मा पूरी तरह ग्रीड में डूब जाती है। उस एग्जैक्ट मोमेंट पर वहां मौजूद हर प्लेयर एक ही खतरनाक इंपल्स से चल रहा था। वह एक भारी इच्छा थी, एवरिस की एक साझा लहर जो भीड़ में बीमारी की तरह फैल रही थी। ट्रेजर्स को और करप्ट होने से बचाने के लिए उसे उस भूख को रोकना होगा, इससे पहले कि वह सबको पूरी तरह निगल जाए। जिसका मतलब सिर्फ एक ही था, उसे किसी तरह उन्हें मनाना होगा कि वे अपनी ग्रीड छोड़ दें और ट्रेजर्स से दूर चले जाएं। लेकिन रीजन? परसुएशन? ट्रेजर के पीछे पागल भीड़ पर यह चलाने की कोशिश करना खुद मजाक था। पास ही हंटर्स अब एक दूसरे पर गुर्रा रहे थे। दफा हो जाओ, हम पहले आए थे, तो मुंह बंद कर और इसके लिए मुझसे लड़, किसी ने तुरंत पलटकर कहा। ग्रैंडफेल ने इस दयनीय तमाशे पर धीरे से सांस छोड़ी। उसके पास ली होयोल बढ़ते पैनिक के साथ इधर-उधर देख रहा था। साफ था कि इतनी तेजी से सब बिखरता देखकर वह घबरा गया था। अब हमें क्या करना चाहिए? ली होयोल ने पूछा। ग्रैंडफेल ने बिना झिझक जवाब दिया। अब सिर्फ एक ही सल्यूशन बचा है। ली होयोल उलझन में पलक झपकाकर बोला। ग्रैंडफेल की आंखें सख्त रिजॉल्व से जल उठीं जब उसने कहा, मैं बस हर एक ट्रेजर खुद ले लूंगा। ली होयोल ने तेज सांस खींची और उसे ऐसे घूरा जैसे उसने दुनिया का सबसे बेहुदा प्लान अभी अभी सुन लिया हो। क्या तुम अभी सच में सीरियस हो? उसके मुंह से निकल गया। उधर यूसरा आर्किपेलागो के सेकंड आइलैंड पर फैलता अंधेरा अब बची खुची रोशनी को भी घोंटना शुरू कर चुका था। शिन गिल्ड बेस के अंदर भी माहौल उतना ही तनाव भरा था। हवा में भारी सन्नाटा लटका था, जबकि दिमित्री और कैमिला कोलैप्स प्रोटोकॉल डेटा को ग्रिम एक्सप्रेशंस के साथ देख रहे थे। आइलैंड की डिस्ट्रक्शन रेट? दिमित्री ने बुदबुदाया, फिर उसकी तरफ देखा। कैमिला, तुम्हारा असेसमेंट क्या है? उसने तेज, लगभग घमंडी स्कॉफ के साथ जवाब दिया। क्या यह ऑब्वियस नहीं है? कुल 10 आइलैंड्स हैं। यह प्रोग्रेस बार पूरे रीजन को ट्रैक कर रही है और एक पूरा नॉच पहले ही भर चुका है। जिस पल हमने आर्टिफैक्ट सिक्योर की, बार उछल गई। यह बिल्कुल काउंटडाउन टाइमर की तरह काम कर रही है, उसने निष्कर्ष निकाला। लॉक्स ने छोटी सी, जानकार मुस्कान दी जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। वाकई? लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी, क्या तुमने जेस्से की मैजिक टावर कॉन्फ्रेंस वाली रिपोर्ट और उस ट्रैवलर के बारे में पढ़ी? दिमित्री जवाब देने से पहले थोड़ा रुका। तुम ली होयोल की बात कर रहे हो, जिसे मैजिक टावर से क्वेस्ट मिली और जो प्रैक्टिकली उसकी हाईएस्ट सर्कल तक पहुंच गया। जेस्से का नाम आते ही कैमिला की आंखों में खतरनाक दिलचस्पी चमक उठी। ओह, उसका ली होयोल के साथ कुछ न कुछ पुराना हिसाब जरूर है। दिमित्री ने उसे झुंझलाहट भरी नजर से देखा। कैमिला, फोकस करो। अभी हमारी सिचुएशन देखो, उसने आंखें घुमाई, साफ तौर पर चिढ़ी हुई।
मुझे नहीं पता कि मुझे उस आदमी की ऑर्डर्स माननी चाहिए या नहीं जिसने रिजेक्ट होने के लिए पूरा होटल रेंट पर ले लिया था। दमित्री सदमे में हाफ पड़ा। एक्सक्यूज मी। लॉक्स ने उनकी नोकझोंक को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसका ध्यान बस एक नाम पर अटका था, ली होएओल। लगता है वह हमारी डोमिनेंस के लिए सच में खतरा बनता जा रहा है, उसने धीमे से कहा। ईमानदारी से बताओ, तुम क्या सोचते हो? अगर आज हमारी ली होएओल से भिड़ंत हो जाए तो क्या हम सच में उसे हरा पाएंगे? कमरा तुरंत शांत हो गया। किसी ने जवाब नहीं दिया और वह खामोशी शब्दों से ज्यादा सब कुछ कह गई। आखिर दमित्री ने ही सन्नाटा तोड़ा। मैं उस थ्योरी को टेस्ट करना चाहूंगा। कैमिला ने अविश्वास से उसे घूरा, फिर बोली, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? जेस्से को कंट्रोल में रखना ही पहले से काफी हेडेक है। वह बैठकर तमाशा देखने वालों में से नहीं है, कैमिला ने आगे कहा। क्या तुम सच में उसके सामने ली होएओल को ह्यूमिलिएट करने का प्लान बना रहे हो? दमित्री ने जल्दी जल्दी दोनों हाथ हिलाए, माहौल ठंडा करने की कोशिश करते हुए। नहीं नहीं, इतनी जल्दी कुछ मत करो। उसने अभी तक हमारे गिल्ड में सीधे इंटरफियर नहीं किया है। लॉक्स ने धीरे से अपनी ठुड्डी सहलाई, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। नहीं किया? फिलहाल देखते हैं, आखिर लॉक्स ने कहा। मैं साफ मानता हूं। उसका मैजिकल अचीवमेंट देखकर मेरे अंदर थोड़ा एनवी भी है। अभी वॉर डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं। फिर बिना किसी वार्निंग के एक फ्रेश नोटिफिकेशन ने कमरे की नाजुक शांति तोड़ दी। कोलैप्स प्रोग्रेस फिर से ऊपर उछल गई थी। सभी सदमे में जम गए। लॉक्स ने जीभ चटकाई और गाली दी। धत्त! कहाँ हुआ यह? दमित्री ने इनकमिंग डेटा चेक की और उसका चेहरा कस गया। वही सेल्फ प्रोक्लेम्ड नोबल। उसने एक और ट्रेजर सिक्योर कर ली है। तो वह सच में मूव कर रहा है। लॉक्स तुरंत खड़ा हो गया, एक्शन के लिए तैयार, और उसके होंठ के कोने पर गहरी मुस्कान उभर आई। इस स्पीड से तो वह पूरा आइलैंड साफ कर देगा। बहुत बढ़िया, उसने कहा। तो चलो अभी निकलते हैं। हमें तुरंत अगले आइलैंड तक पहुंचना होगा। उधर ली होएओल अभी भी ग्रैनफेल के बेहुदा ऐलान को समझने की कोशिश कर रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह उलझ गया था, क्योंकि वह पागल प्लान इतनी शांति से बोली गई थी कि और भी खतरनाक लग रही थी। ग्रैनफेल रुको, ली होएओल ने उसके पीछे जल्दी जल्दी जाते हुए कहा। तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम सब ले लोगे? ग्रैनफेल बिना धीमा हुए आगे बढ़ता गया। उसकी केप उसके पीछे अटल इरादे के साथ लहरा रही थी। मेरा मतलब वही है जो मैंने कहा, उसने जवाब दिया। मैं आखिरी ट्रेजर तक सब खुद ले लूंगा। ली होएओल का मन किया कि कहीं जाकर गोल होकर छिप जाए, लेकिन सच अब नजरअंदाज करना नामुमकिन था। जब कोलैप्स अपने अंत तक पहुंचेगी, तब ग्रेट सिन ऑफ ग्रीड अपनी लंबी नींद से जाग उठेगी। सच में सिस्टम मुझसे ये उम्मीद कर रहा है कि मैं बस थोड़ा सा खजाना उठाऊं और उसके बदले किसी दुनिया खत्म कर देने वाली तबाही को जगा दूं। ये ख्याल आते ही ली होएओल का पेट जैसे बैठ गया और पहली बार उसके हाथों में पड़ा लूट का सामान सोने से भी कहीं ज्यादा भारी लगने लगा। ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो अचानक रुक गया, लेकिन वजह ली होएओल की अंदर ही अंदर बेकाबू होती घबराहट नहीं थी। उसके सामने कवच पहने योद्धाओं की एक शानदार फालैंक्स आ खड़ी हुई थी। उनकी पंक्ति इतनी सख्त, अनुशासित और दबदबे वाली थी कि आसपास की हवा तक तेज लगने लगी। ली होएओल ने उनकी आर्मर पर उकेरा हुआ शेर का निशान देखते ही उन्हें पहचान लिया। ये लोग हॉलास नाइट्स के थे, जो एम्पायर के सबसे डरावने और सम्मानित ऑर्डर्स में से एक थे।
उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी जगह के अंदर एम्पायर के सबसे ताकतवर नाइट ऑर्डर से सामना हो जाएगा। और तभी उसकी नजर उनमें एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। सबसे आगे खड़ा वही आदमी उनका कमांडर था। ली होयोल अपने विचार समेट भी नहीं पाया था कि ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो के चेहरे पर ठंडी, जिज्ञासु और घमंडी सी नजर उभर आई और उसने सामने वाले योद्धा को शांत भाव से परखना शुरू कर दिया। कमांडर हारकॉन खुद पूरी तरह भावहीन खड़ा रहा। उसकी मुद्रा मजबूत और पढ़ पाना मुश्किल थी। लेकिन पास खड़ा नाइट लॉरेन ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो की नजर और लहजे में छिपी उस सहज बेअदबी पर साफ तौर पर गुस्से से तिलमिला उठा। तुम बदतमीज लड़के, लॉर्ड हारकॉन के सामने ढंग से पेश आओ, लॉरेन गुस्से से भरी आवाज में झल्लाया। हारकॉन ने तुरंत एक हाथ उठाया और बिना कुछ बोले अपने अधीनस्थ को रुकने और चुप रहने का इशारा कर दिया। यात्री, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं? हारकॉन ने नपीतुली आवाज में कहा। ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने जरा भी हाव भाव बदले बिना जवाब दिया। मैं ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो हूं। अंदर से ली होयोल तो पूरी तरह चीख रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी नरक जैसी जगह में हॉलास नाइट्स से टकरा जाऊंगा। बाहर से उसने कहा, आपसे मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं, लेकिन अंदर ही अंदर उसका सिर पहले ही दर्द करने लगा था। ये लोग और इनका ये पुराना बोलने का तरीका वाकई थका देने वाला था। ये क्या है, कोई गेम है या ऐतिहासिक ड्रामा? हारकॉन ने उसे और ध्यान से देखते हुए आंखें हल्की सिकोड़ लीं। किसी तरह तुम्हारे भीतर मुझे उन बाकी यात्रियों से बिल्कुल अलग आभा महसूस हो रही है जिनसे मैं मिला हूं। फिर उसकी नजर ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो की छाती पर लगे चांदी के इंसिग्निया पर गई और देखते ही उसकी नजर तुरंत तेज हो गई। वो धातु हारकॉन बोलना शुरू ही कर रहा था, लेकिन उसके शब्द पूरे निकल ही नहीं पाए। अगले ही पल आसमान के फैसले की तरह तबाही का एक जलता हुआ गोला ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो के बगल में आ गिरा। वह बाल बाल बचते हुए एकदम किनारे मुड़ गया। टक्कर ऐसी लगी जैसे कोई उल्का गिरी हो और जमीन सबके पैरों के नीचे कांप उठी। धूल और धुएं की घुटन भरी लहर ऊपर फट पड़ी और लॉरेन ने मुंह ढकते हुए खांसकर कहा, कमांडर, धुएं से बचिए। क्या आप घायल हैं? किसी ने धुंध के बीच से चिल्लाकर पूछा। लेकिन ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो समझ चुका था कि उन पर अभी किसने हमला किया था। द्वीप का गार्डियन। धुएं के भीतर से एक विशाल दुःस्वप्न बाहर आया। उसकी टेढ़ी मेढ़ी दांतों की चमक दिख रही थी और उसका राक्षसी शरीर मानो क्षितिज को ही निगल रहा था। उनकी आंखों के सामने एक सिस्टम विंडो चमकी। गोल्डन माव जायंट डीमन, लेवल 450। सिर्फ ये शब्द ही इतने भारी थे कि पूरा बैटलफील्ड और ठंडा महसूस होने लगा। हारकॉन ने एक ही स्मूथ हरकत में अपनी तलवार खींच ली। युद्ध की तैयारी करो। लॉरेन की आवाज खुद ब खुद कांप गई। धत्तेरे की, इस चीज का लेवल पूरे युसरा आइलैंड जोन में सबसे ऊंचा है। हारकॉन ने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं और अगला आदेश चिल्ला दिया, सावधान, ये फिर से मीटियोर छोड़ रहा है। उस बीस्ट की आंखें अशुभ नीली चमक से जल उठीं और उसके चारों तरफ मना घनी हिंसक लहरों में जमा होने लगी, जिससे खुद माहौल कांपने लगा। एकदम से दम घोंट देने वाला दबाव पूरे बैटलफील्ड पर उतर आया, जैसे कोई अदृश्य पहाड़ सैनिकों पर टूट पड़ा हो और हर सांस लेना दर्दनाक रूप से भारी लगने लगा। हारकॉन ने उस अफरातफरी के बीच दहाड़ते हुए कहा, सभी लोग तुरंत फॉर्मेशन में वापस आओ। लॉरेन ने एड़ी जमा दी और अपनी तलवार उठाकर आने वाली शॉकवेव के लिए खुद को तैयार किया। चारों तरफ रैंक्स में घबराहट सूखी घास में आग की तरह फैल गई। उस क्रीचर से निकलती शेयर फोर्स ताकत कम और जीती जागती तबाही ज्यादा लग रही थी।
उस मॉन्स्टर का हमला फॉर्मेशन को सीधे चीरता हुआ निकल गया और पूरी पंक्ति को बुरी तरह बिखेर गया। कमांडर, मीटियोर स्ट्राइक्स की वजह से विजिबिलिटी 0 है, एक स्काउट चिल्लाया। हम टारगेट के पास पहुंच ही नहीं पा रहे। अपने उस्तरे जैसे तेज पंजों, विशाल शरीर और सांप जैसी गर्दन के साथ वो गार्डियन खुद आतंक का रूप लग रहा था। यहाँ तक कि हारकॉन की आंखें भी फैल गईं, क्योंकि अब खतरे का पैमाना नजरअंदाज करना नामुमकिन था। फिर उसके चेहरे का रंग पूरी तरह बदल गया। मॉन्स्टर का विशाल पैर सीधा लॉरेन की तरफ उतर रहा था, जैसे मौत की गिरती हुई दीवार उसके ऊपर की रोशनी को ढक रही हो। बचो अभी, हारकॉन चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो पैर बहरे कर देने वाली गड़गड़ाहट के साथ नीचे गिरा और एक पल को लगा जैसे पूरी दुनिया चुप हो गई हो। हारकॉन की सांस गले में अटक गई और उसे अपने कानों में अपने ही दिल की पागलों जैसी धड़कन सुनाई देने लगी। लेकिन फिर उस पूरी तरह निराशाजनक पल के बीच एक चमत्कार हुआ। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने किसी रहस्यमयी शक्ति से उस कुचल देने वाले वार को रोक लिया और मॉन्स्टर का हमला लॉरेन को खून और धूल में बदलने से पहले ही थम गया। नाइट्स बस हैरानी से जमे रह गए। अभी उन्होंने आखिर देखा क्या था? उस एक पल में उस ट्रैवलर ने बिना एक भी स्पेल चांट किए बर्फ की एक विशाल दीवार खड़ी कर दी थी और वो जमी हुई रुकावट किसी असंभव चमत्कार की तरह खड़ी थी। हारकॉन ने सदमे में खड़े लॉरेन को पीछे खींचकर सुरक्षित किया और अपनी नजर ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो पर उठाई। तुम आखिर हो क्या? उसने अपनी हैरानी छिपा न पाते हुए पूछा। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने शांत, सपाट आवाज में जवाब दिया, जिसमें डर की जरा सी झलक भी नहीं थी। सर नाइट, हम अभी आराम से बातचीत करने की स्थिति में नहीं हैं। उसका लहजा ठंडा और व्यावहारिक था, जैसे सामने खड़ा वो राक्षसी गार्डियन कोई प्रलय नहीं, बस एक छोटी सी रुकावट हो। हारकॉन बस एक पल के लिए सन्न रह गया, क्योंकि गार्डियन ने फिर से दहाड़ मारी, गुस्से में और बिना रुके, जैसे वह उस शिकार को छोड़ने को तैयार ही न हो जिसे वह अभी अपने पैर के नीचे कुचलते कुचलते रह गया था। उस बीस्ट ने बर्फ की दीवार को जमे हुए टुकड़ों की हिंसक बारिश में तोड़ दिया। बैटलफील्ड पर एक बार फिर दहशत दौड़ गई। एक और मीटियोर वॉली आ रही है। डिफेंसिव फॉर्मेशन। टैंक यूनिट ने एक साथ अपनी ढालें ऊपर उठा लीं। अंदर से ली होयोल चीख रहा था। मजाक कर रहे हो क्या? फिर से? उस आइस वॉल को इतना मजबूत बनाने के लिए मैंने बेहिसाब मना झोंक दिया। अगर इस सिल्वर मेडल का बफ न होता तो शायद मैं अभी तक मैजिकल एग्जॉशन से गिर चुका होता। अब से मुझे जादुई शक्ति की आखिरी बूंद तक बचाकर चलना होगा, ली होयोल ने भारी मन से सोचा। इस वक्त मेरा एक ही असली रास्ता है, हॉलास नाइट्स के साथ अस्थायी गठबंधन करना और सब मिलकर इस चीज को गिराना, इससे पहले कि ये सबको मार डाले। हाथ में तलवार लिए हारकॉन उस ट्रैवलर की तरफ बढ़ा, जिसने मैजिक टावर का इंसिग्निया पहन रखा था। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने उसे खुली शंका के साथ देखा। उसकी आंखें ठंडी और पढ़ पाना मुश्किल थीं। फिर भी हारकॉन उस नजर पर कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उससे पहले ही उसने बोलना शुरू कर दिया। मेरी जान और मेरे नाइट्स की जान बचाने के लिए मैं अपनी सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। अगर आप इस युद्ध में अपनी शक्ति हमें उधार दें। फिर हारकॉन ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और एक घुटने पर बैठ गया। उसका ये सम्मान इतना औपचारिक था कि आसपास के सैनिक तक जम गए। हॉलास नाइट्स अपनी इज्जत की कसम खाकर कहते हैं कि हमारा दिल इस ऋण को कभी नहीं भूलेगा। ये सुनते ही ली होयोल ने तुरंत कल्पना की कि हारकॉन मुस्कुराकर कुछ सीधा सादा बोल रहा है, जैसे अगर फ्री कैरी चाहिए तो बस गाड़ी पर चढ़ जाओ। सच कहें तो ली होयोल को वही वाला वर्जन कहीं ज्यादा पसंद आया। लेकिन जिस किरदार के अंदर वह फंसा हुआ था,
ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो, उसने बस ठंडी सी एक छोटी हंसी उड़ा दी। बुराई को दंड मिलना ही चाहिए। बस इतना ही, ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने कहा। अगर आपको मेरी सहायता चाहिए तो मैं हाथ बढ़ाने को तैयार हूं। अंदर से ली होयोल ने एक लंबी थकी हुई सांस छोड़ी, जिसे कोई और सुन नहीं सकता था। हे भगवान, ये पूरा ऊंचे दर्जे के नोबल रोल प्ले वाला अंदाज सच में जान ले रहा है, उसने मन ही मन शिकायत की। पास की झाड़ियों में छिपा स्ट्रीमर वेगांग ये सब शुरू से देख रहा था, और वह तो उत्साह से लगभग कांप ही रहा था। वह अपने कैमरे के लेंस से एक लेजेंडरी घटना को रियल टाइम में होता देख रहा था। मशहूर हॉयलास नाइट्स सीधे ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो से बात कर रहे थे, और पूरा दृश्य अविश्वसनीय लग रहा था। एक स्ट्रीमर के लिए ये खालिस सोना था। ये तो बिल्कुल पागलपन है, उसने खुद को मुश्किल से संभालते हुए फुसफुसाया। यही वो कंटेंट है जिसका मैं इंतजार कर रहा था, वेगांग बुदबुदाया, और फिर तुरंत अपने स्ट्रीम की तरफ लौट गया। उसकी आवाज एक बड़े मैच के बीच प्रोफेशनल कास्टर जैसी ऊर्जा से भर उठी। तुम लोगों ने वो देखा, चैट? उन्होंने अभी ओथ ऑफ द हार्ट ली है। साफ दिख रहा है ना? कमेंट्स इतनी तेजी से फटे कि वे लगभग धुंधले पड़ गए। वो हॉयलास नाइट्स तो अचानक कहीं से स्पॉन हो गए। वेगांग, अपना चेहरा हटाओ। तुम्हारी नाक के छेद आधी स्क्रीन घेर रहे हैं। रुको, क्या उन्होंने सच में हार्ट ओथ इस्तेमाल की? एक व्यूअर ने लिखा। नहीं यार, वो तो रॉयल्टी के लिए रिजर्व्ड फॉर्मल वाव होती है। वो उस आदमी के आगे झुक क्यों रहे हैं? चैट ने तुरंत और मांगना शुरू कर दिया। पास जाओ, हमें ऑडियो चाहिए। वेगांग ने अपनी आवाज धीमी की और घबराकर फुसफुसाया, बिल्कुल नहीं, और पास जाना बहुत खतरनाक है। वो गार्डियन मॉन्स्टर वहीं खड़ा है। मैं तो खुशकिस्मत हूं कि यहां से ये लड़ाई देख पा रहा हूं। थोड़ा तो बख्श दो, सच में। उधर बैटलफील्ड पर कमांडर हार्कॉन ने गूंजती हुई गर्जना में अपनी आवाज उठाई। शेरों का दिल रखने वाले सैनिकों, आगे बढ़ो। उसका आदेश उसके आदमियों पर ऐसे गिरा जैसे उनकी रगों में आग भर दी गई हो। नाइट्स कवच और इस्पात की चमकती लहर बनकर आगे टूट पड़े, जैसे कोई सुनहरी ज्वार उस मॉन्स्टर की तरफ दौड़ रही हो। युद्ध की गर्मी में भी उन्होंने अपना अनुशासन बनाए रखा और जल्दी ही बीस्ट के कमजोर हिस्सों की पहचान कर ली। सिर और गर्दन के पीछे निशाना लगाओ, वे चिल्लाए। इसे हमारे लेवल तक नीचे खींचना होगा। इसकी टांगे तोड़ो। जबकि पूरा बैटलफील्ड शोर, खून और उड़ते मलबे से कांप रहा था, ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, जैसे तूफान के बीच बर्फ का कोई टापू हो। उसके पीछे खड़ा एक नाइट, ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो को अजीब सी कृतज्ञता और शक के मिलेजुले भाव से देख रहा था। मैं इस ट्रैवलर का आभारी हूं कि इसने हम सबको पक्की मौत से बचा लिया, उसने सोचा, लेकिन इससे बाकी सब कुछ और भी समझ से बाहर हो गया। लेकिन वह चाहे जितना सोच ले, उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि कमांडर उस आदमी के लिए ओथ ऑफ द हार्ट क्यों खाएगा। जितना वह सोचता, बात उतनी ही नामुमकिन लगती। वो ओथ कोई हल्की फुल्की कसम नहीं थी जो बैटलफील्ड में यूं ही दे दी जाए। वो तो रॉयल्टी के लिए रखी गई प्रतिज्ञा थी। किसी भटकते ट्रैवलर को ऐसी शपथ देना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। और उस बात से उलझा हुआ सिर्फ वही नाइट नहीं था। ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो खुद भी लगभग वैसा ही महसूस कर रहा था। कमांडर आखिर इतना आगे क्यों गया? उसने चुपचाप सोचा। उसने कुछ कहा नहीं, बस देखता रहा और सोचता रहा, जबकि उनके आसपास अफरा-तफरी चलती रही। हिंसक टकराव के थमने का कोई संकेत नहीं था। इस्पात बार बार टकराकर गूंज रहा था, क्योंकि नाइट्स जिद्दी दृढ़ता के साथ उस जायंट गार्डियन पर टूट पड़ रहे थे,
चाहे वह कितना भी भारी क्यों न पड़े, वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वे शोर के बीच चिल्लाते हुए लड़ रहे थे, हौलास के नाम पर, इसकी टांगों पर वार करो, इसे नीचे गिराओ। हमला जारी रखते हुए उनकी आवाजें उग्र, बेताब और गर्व से भरी थीं। ली होयोल ये सब स्तब्ध प्रशंसा के साथ देख रहा था। मानना पड़ेगा, उसने सोचा, ये लोग कमाल के हैं। जब कोई एलीट नाइट ऑर्डर एक शरीर की तरह चलता है तो उसकी असली ताकत ऐसी दिखती है। लेकिन फिर भी ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने जल्दी ही सच्चाई समझ ली। वे बुरी तरह पिछड़ रहे थे। उन अनुशासित नाइट्स को उस आसमान छूते मॉन्स्टर पर टूटते देखना ताकत के उस फर्क को और भी बेरहम और निराशाजनक बना रहा था। ली होयोल ने इस बात को निष्पक्ष होकर समझने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि नाइट्स कमजोर हैं, बिल्कुल भी नहीं। बस ये मॉन्स्टर पूरी तरह अलग ही स्तर का है। नाइट्स एग्रो खींच रहे हैं और डैमेज भी दे रहे हैं, लेकिन मेरी मैजिकल फायर पावर के बिना इनके अटैक्स मुश्किल से इसकी सतह पर खरोंच डाल पा रहे हैं। इस रफ्तार से हम आखिर इस चीज को कब मारेंगे? तभी उसकी आंखों के सामने सिस्टम अलर्ट गुस्से से चमकते लाल रंग में उभरा। कोलैप्स प्रोग्रेस राइजिंग। यूसरा आइलैंड इज बीइंग करप्टेड बाय द सिन ऑफ ग्रीड। ये वार्निंग देखते ही उसकी धड़कन उछल गई। ये बिल्कुल उसी तरह का नाइटमेयर क्राइसिस था जो लेवलिंग मानवा में सबसे बुरे वक्त पर आ टपकता है, जब बॉस अभी जिंदा हो, मैप कोलैप्स हो रहा हो और असली तबाही तो अभी शुरू भी न हुई हो। ली होयोल ने मीटर को दोबारा देखते ही महसूस किया कि असली घबराहट उसके सीने को जकड़ रही है। वो पहले ही आधा भर चुका था। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बुरा है, उसने सोचा। उसका मुंह सूख गया। अगर ये और तेज बढ़ा तो हम सिर्फ इस आइलैंड को नहीं खोएंगे, हम उससे भी कहीं भयानक चीज को जगा देंगे। बाकी गिल्ड्स ट्रेजर चेस्ट्स को मेरी कैलकुलेशन से कहीं ज्यादा तेजी से साफ कर रहे हैं। हालात ली होयोल के हाथ से और फिसलते जा रहे थे, और हर गुजरते सेकंड के साथ ये आइलैंड पहले से ज्यादा खतरनाक लगने लगा। अगर यही रफ्तार रही तो ज्यादा देर नहीं लगेगी और पूरा सर्वर इस आइलैंड पर टूट पड़ेगा। मुझे कोई ऐसा मौका बनाना होगा जिससे नाइट्स एक घातक वार कर सकें। तभी उस बीस्ट की आंखें चुभने वाली तेज एज़्योर रोशनी से चमक उठीं। उसके गले से एक आदिम दहाड़ फूटी जिसने जैसे धरती तक हिला दी, और उसने अपना एक विशाल पैर जमीन पर दे मारा। कैप्टन हारकॉन की आवाज तुरंत उस अफरातफरी को चीरती हुई गूंजी, तेज और बेहद तात्कालिक। खुद को संभालो, ये भूकंप है। हारकॉन चिल्लाया, और अगले ही पल जमीन से मैग्मा नरक के गाइजर की तरह फटकर ऊपर उठा, चारों तरफ आग और पिघले पत्थर उगलता हुआ। नाइट्स पल भर में आग के समंदर में फंस गए। जलती दरारों और धधकते पत्थरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया, और भागने के लिए कहीं सुरक्षित जगह नहीं बची। सावधान, वे चिल्लाए, लेकिन बैटलफील्ड तब तक मौत के जाल में बदल चुका था और विनाश डरावनी तरह से करीब महसूस हो रहा था। लेकिन ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो अचानक हिलना बंद कर दिया। उस छोटे से थमे हुए पल में उसकी यादों में एक चमक कौंधी और कुछ जाकर अपनी जगह पर फिट हो गया। उसके पैरों के नीचे शुद्ध मना से बनी चमकती सीढ़ियां एक एक करके उभरने लगीं, उनकी रहस्यमयी और सुरुचिपूर्ण रोशनी आसपास की आग और धुएं को चीरती हुई निकल रही थी। उसने ऊंची आवाज में गरज कर कहा, कमांडर हारकॉन, हमला जारी रखो। उसके शब्द इतने जोर से गूंजे कि हवा में फैली घबराहट तक एक धड़कन भर के लिए ठिठक गई। नाइट्स एकदम चुप रह गए। उसके लहजे के अटूट यकीन ने उन्हें हैरान कर दिया था। लेकिन ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने एक पल के लिए भी रुकना मंजूर नहीं किया। उसकी आवाज पूरे बैटलफील्ड में पूर्ण अधिकार के साथ गड़गड़ाई।
जरा भी मत रुको। अपनी पूरी क्रूरता के साथ शक्ति छोड़ दो। रास्ता मैं बनाऊंगा। अगले ही पल गोल्डन फैंग टाइटन टर्टल वहीं जड़ हो गया। उसकी डरावनी आभा मंद पड़ गई, जैसे उसकी जंगली आत्मा तक को दबा दिया गया हो। नीचे खड़े नाइट्स बस हैरानी से सांस खींच पाए। ये कैसी शक्ति है? उनमें से कई तो आंखों के सामने घटते उस असंभव दृश्य को देखते हुए सांस लेना तक भूल गए। झाड़ियों में छिपे हुए गांग की आंखें तो जैसे बाहर निकलने वाली थीं। उसके लाइव स्ट्रीम चैट में पागलों की तरह सवाल फूट पड़े। क्या ये हाई टियर नोबल मैजिक है? हम अभी देख क्या रहे हैं? यहां तक कि कमांडर हार्कॉन भी सच में हिल गया दिख रहा था। ये मैजिक टावर की लेजेंडरी मैनिफेस्टेड स्टेयर्स हैं, हार्कॉन ने कहा, जैसे उसे खुद अपने शब्दों पर यकीन करना मुश्किल हो। यहां तक कि उसे भी ये किसी दंतक था या पुराने अभिलेखों से निकली चीज लग रही थी। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो उन रोशनी की सीढ़ियों पर स्थिर कदमों से चढ़ता गया। बैटलफील्ड के ऊपर उठते हुए वह अपनी पकड़ और कसी करता गया, और हर गुजरते सेकंड के साथ मॉन्स्टर की हरकतों को और पूरी तरह सील करता गया। एक नाइट हांफ उठा, उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने ये टेक्निक आर्काइव्स में देखी है। एनोच और लॉरेन दोनों सदमे में ऊपर देख रहे थे। लॉरेन ने धीरे से सिर हिलाया। असंभव। इस दुनिया का कोई मामूली ट्रैवलर मैजिक टावर की आर्केन आर्ट्स कैसे चला सकता है? यही सवाल सबके मन में खामोशी से गूंज रहा था। आखिर ये आदमी है कौन? लेकिन उस शाही और छू न सकने वाली बाहरी छवि के नीचे ली होएओल किसी तरह बस टिके हुए था। मेरा मना लगभग 0 पर है, उसने सोचा, और घबराहट उसकी रीढ़ में चढ़ने लगी। हार्कॉन अविश्वास में ऊपर देखता रहा। आखिर तुम कर क्या रहे हो? तभी ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, पैर चलाओ। बस घूरते मत रहो। कैप्टन तुरंत होश में लौटा। उसकी ऑरा भड़क उठी और वह आगे लपक पड़ा। उसने ये रास्ता खोलने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। हार्कॉन अपने आदमियों पर गरजा, इस मौके को बर्बाद मत करना। यहां तक कि मॉन्स्टर खुद भी पीछे हटा, जैसे उसे महसूस हो गया हो कि लड़ाई का रुख अब उसके खिलाफ मुड़ने लगा है। फिर कमांडर ने ऐसी दहाड़ लगाई जिसने अब तक खड़े हर नाइट के दिल को हिला दिया। अब वो सिर्फ आदेश नहीं था, वो एक अंतिम घोषणा थी। अभी इसे खत्म कर दो। उस आदेश के साथ नाइट्स की एक लहर इस्पात की ज्वार की तरह आगे टूटी। आग की रोशनी में उनके आर्मोर चमक रहे थे, और वे अपनी बची हुई हर ताकत के साथ झपट पड़े। हार्कॉन की ब्लेड एक साफ, निर्मम एग्जीक्यूशन की तरह नीचे गिरी। वो सिर्फ एक वार था, लेकिन लगा जैसे उसी के साथ बीस्ट की किस्मत खत्म हो गई। जैसे ही मॉन्स्टर ढहा, ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो के सामने एक सिस्टम विंडो बज उठी। होलास नाइट्स के कमांडर हार्कॉन ने गोल्डन फैंग टाइटन टर्टल को मार गिराने में आपके योगदान के लिए आपको रिवॉर्ड दिया है। वह मैसेज तेजी से चमक रहा था, जैसे सिस्टम खुद अभी हुए कारनामे के पैमाने को मान रहा हो। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने रिवॉर्ड विंडो को देखकर हल्का सा भौं उठाया। वह उसे समझ भी नहीं पाया था कि तभी एक और नोटिफिकेशन बज उठा। नाइट ए नोच। लॉरेन। लॉरेन रिवॉर्ड्स यू। रिवॉर्ड्स की चेन तो अभी बस शुरू हुई थी। नोटिफिकेशंस बारिश की तरह एक के बाद एक बरसने लगे, और फिर उसके बाद लेवल अप की वो मीठी पहचान में आते ही समझ आने वाली आवाज गूंजी। ली होएओल के कानों में ऐसी अफरा-तफरी के बीच भी वो आवाज बेहिसाब संतोष देने वाली लगी। रिवॉर्ड्स इतनी तेजी से स्टैक होने लगे तो ली होएओल अंदर ही अंदर घबरा गया। उसका दिमाग एक पल को खाली हो गया, क्योंकि वह सिस्टम उसकी तरफ क्या क्या फेंक रहा है, उसी को समझने की कोशिश कर रहा था। अभी हो क्या रहा है?
उसने मन ही मन चीख कर कहा। उसी समय कमांडर साफ आदर के साथ उसकी तरफ बढ़ा। उसका हर कदम नपातुला और गंभीर था। तुम जो मेडल पहने हुए हो, हार्कॉन ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, वो एक रॉयल गिफ्ट है जो खुद एम्परर ने मैजिक टावर को दिया था। हम तुम पर खून का कर्ज रखते हैं। उन शब्दों का वजन पहचानना नामुमकिन नहीं था। फिर एक ऐसे सांस रोक देने वाले पल में जिसने पूरी कैवर्न को जैसे जमा दिया। हर एक नाइट एक घुटने पर बैठ गया। उनकी मुट्ठियां पूरी अधीनता के साथ उनके दिल पर टिक गईं, और वो दृश्य इतना पूर्ण था कि आग से जगमगाती हवा तक जैसे थम गई। हार्कॉन की आवाज गंभीर दृढ़ता के साथ गूंजी। होलास नाइट्स मेटल सिस्टम के मास्टर ली होयोल के प्रति अपनी लॉयल्टी की शपथ लेते हैं। ये किसी बैटलफील्ड कर्टसी से कम और इतिहास में खुदी हुई कसम ज्यादा लग रही थी। यू हैव अचीव्ड द हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। और जैसे ही ये मैसेज ठहरा, उनके सामने अचानक एक नया फेनोमेनन आकार लेने लगा। मध्य हवा में एक विशाल एज़्योर ओर्ब प्रकट हुआ जो प्राचीन और रहस्यमयी ऊर्जा से घूम रहा था। उसकी चमकती रोशनी ने पूरी कैवर्न को भर दिया, और पत्थर की दीवारों व आर्मोर्ड नाइट्स पर हिलती डुलती नीली रोशनी बिछ गई। ली होयोल उसे घूरता रह गया। उसका दिमाग इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि सीधा सोच पाना मुश्किल हो गया। क्या वो आइलैंड का ट्रेजर है? सिर्फ मन में ये कहते ही उसकी धड़कन तेज हो गई। क्या मुझे इसे लेना चाहिए? अगर मैंने उस चीज को छू लिया तो क्या डीमन की सील टूट जाएगी? लेकिन अगर मैं इसे छोड़ दूं तो कोई और इसे पक्का झटक लेगा। और 7 डेडली सिंस पेनल्टी का क्या? सवाल इतने तेजी से जमा होने लगे कि वे उसे लगभग कुचल ही देते। कोलैप्स मीटर बढ़कर 6 बार्स तक पहुंच गया, और कैवर्न के भीतर दबाव दम घोंटने वाला हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे डिजास्टर से ठीक पहले आइलैंड खुद अपनी सांस रोककर खड़ा हो। अरे ग्रैनफेल, एक सेकंड के लिए इस बारे में सोचते हैं, ली होयोल ने घबराकर मन ही मन विनती की। लेकिन ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो का हाथ बिना जरा भी हिचक के ओर्ब की तरफ बढ़ चुका था। ली होयोल का अंदरूनी स्वर इतनी जोर से चीखा कि उसे लगा जैसे उसका जबड़ा ही जमीन पर गिर गया हो। तुम पागल हो, रुक जाओ। उसका पूरा शरीर डर से तन गया, क्योंकि उसकी नजर में ये बिल्कुल वैसा फैसला लग रहा था जो लोगों को एक ही बार में मरवा देता है। हम मरने वाले हैं। यही ली होयोल का ईमानदार निष्कर्ष था। लेकिन ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो के लिए, जो सिर से पांव तक एक असली नोबल था, ग्रीड जैसा विचार बेहद नीचा और घटिया था, उसकी हैसियत से बहुत नीचे। कमांडर हार्कॉन और एनोच सांस रोके खामोशी में देख रहे थे, जैसे उनके सामने कोई ऐसा दृश्य घट रहा हो जो होना ही नहीं चाहिए था। ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो आगे बढ़ा, और दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक सके। ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो के लिए, जो एक भारी भरकम विरासत का उत्तराधिकारी था, धन का लालच सड़क किनारे बिखरी धूल से ज्यादा मायने नहीं रखता था। सिर्फ ट्रेजर कभी भी ऐसे आदमी को डिगा नहीं सकता था। विगांग इतना बुरी तरह कांप रहा था कि उसका रिकॉर्डिंग डिवाइस लगभग हाथ से गिर ही गया, और चैट पूरी तरह बेकाबू हो गई। क्या ये कर्स से इम्यून है? क्या ऐसी मेंटल फोर्टिट्यूड सिर्फ किसी ग्रैंड मेज के पास नहीं होती? स्ट्रीम में पूरा हंगामा मचा हुआ था। जैसे ही ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने ओर्ब को अपनी मुट्ठी में लिया, ग्रीड की जहरीली फुसफुसाहट उसके मन में घुसने की कोशिश करने लगी। वो नोच रही थी, लुभा रही थी, और सोच के अंधेरे कोनों में गंदगी फूंक रही थी। लेकिन ऐसे घटिया भाव उसकी नोबल सोल में जड़ ही नहीं पकड़ सके। उसके होठों पर हल्की घमंडी सी मुस्कान आई। इस ट्रेजर को दूषित होने से बचाने का एक आसान तरीका है, उसने कहा। बस ग्रीडी नहीं होना चाहिए। और तभी सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया,
सिस्टम, यू हैव अक्वायर्ड द आइलैंड्स ट्रेजर। वहां मौजूद कोई भी ऐसा दबदबे वाला बेहिसाब साफ नतीजा आने की कल्पना तक नहीं कर सकता था। ली होयोल वहीं खड़े खड़े मन ही मन ढह गया। शौक, राहत और यकीन न होने वाले एहसास के मिश्रण से पूरी तरह दबा हुआ। ये सच में काम कर गया। ये ख्याल उसके दिमाग में किसी चमत्कार की तरह गूंज उठा। उधर उस कैवर्न से बहुत दूर किन्वर एक स्कोप के जरिए देख रहा था और उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक क्रूर मुस्कान फैल रही थी। उसने हल्की सी काली हंसी छोड़ी और हाल की उसकी हत्या की याद उसके मन में चमक गई। मूर्ख, उसने थूकते हुए कहा और अपने गाल से ताजा खून ऐसे पोंछ दिया जैसे जो हुआ हो उसकी कोई अहमियत ही न हो। मैंने तो उन्हें बस बची खुची चीजों के लिए लड़ने को कहा था। उसके पीछे पड़ा मैदान बैटलफील्ड से ज्यादा ग्रेवयार्ड लग रहा था, जहां प्लेयर्स की लाशें बिखरी पड़ी थीं। पास ही नारंगी बालों वाला एक सर्वाइवर दर्द में तड़प रहा था, अपनी कटी हुई बाह पकड़कर आंसुओं के बीच हांफता हुआ। कायर, वह लड़का चीखा। उसका चेहरा दर्द और गुस्से से विकृत हो गया था और आंसू बेकाबू होकर बह रहे थे। फिर भी उसने अपनी बची हुई थोड़ी सी ताकत से वो गाली बाहर निकाल ही दी। लेकिन किन्वर बस वहीं खड़ा उसे देखता रहा। फिर एक कुचल देने वाली शक्ति की लहर नीचे गिरी और उसने लड़के को तुरंत चुप करा दिया, उतनी ही ठंडी और बेरहम जितना उसे छोड़ने वाला आदमी था। लड़के की आंखों से रोशनी बुझ गई और उस आखिरी फीके प्रतिबिंब में किन्वर का बर्फ जैसा ठंडा चेहरा दिख रहा था। कमजोर किन्वर ने बुदबुदाते हुए अपनी ब्लेड आराम से साफ की और लाश की तरफ दूसरी बार देखा तक नहीं। सिस्टम, यू हैव किल्ड अ प्लेयर। योर कर्मा लेवल हैज इंक्रीज्ड। ये मैसेज बिना किसी भावना के ठंडे और मैकेनिकल अंदाज में प्रकट हुआ, जबकि जमीन पर पड़ा खून अभी सूखा तक नहीं था। किन्वर की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं जब उसने एक चमकता क्रिस्टल फ्रैगमेंट हवा में उठाया। ये तरीका कहीं ज्यादा तेज है, उसने क्रूर संतोष के साथ कहा। लूट 32 क्रिस्टल फ्रैगमेंट्स। उधर मेन सीन पर विगांग खुशी के आंसू रो रहा था, क्योंकि उसने अभी जो नामुमकिन सिलसिला देखा था उस पर उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। चैट, तुम लोगों ने वो देखा? विगांग लगभग पागल हो जाने वाली एक्साइटमेंट में चिल्लाया। ये तो एकदम पीक मनारिकैप मटेरियल है। ऐसे मोमेंट्स के बारे में लोग सालों तक बात करते हैं। मिस्टर ली होयोल ने ट्रेजर ले लिया और कोलैप्स मीटर हिला तक नहीं, उसने कहा, और उसकी आवाज से अभी भी साफ लग रहा था कि उसे अपने ही शब्दों पर यकीन नहीं हो रहा। जोर से बोलने के बाद भी ये सब अब भी अनरियल लग रहा था। ये एक चमत्कार है। तुम लोग अभी ऐसे इंसान की पीठ देख रहे हो जिसके अंदर लालच नाम की चीज जरा भी नहीं है, विगांग ने पूरा ड्रामेटिक जोर लगाकर कहा। अंदर से असली नोबिलिटी ऐसी दिखती है। लेकिन ली होयोल खुद को बिल्कुल भी नोबल महसूस नहीं कर रहा था। उसके चेहरे पर उलझी हुई निराशा साफ दिख रही थी जब वह अपने हाथ में पकड़ी चीज को घूर रहा था। ये जंग लगा पुराना कबाड़ ही ट्रेजर आइटम है। क्राउन ऑफ डीके, रैंक एपिक। नाम तो बड़ा शानदार था, लेकिन असल चीज बस एक पुराना घिसा-पिटा सिर पर पहनने वाला सामान था जो ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से धूल में सड़ रहा हो। आइटम डिस्क्रिप्शन इतनी दुखद रूप से छोटी थी कि वो लगभग इंसल्ट जैसी लगी। क्या ये कोई मजाक है? तभी तो मेरा ग्रीड गायब हो गया, ली होयोल ने कड़वाहट से सोचा। ये कबाड़ आखिर कौन चाहेगा? उस वक्त वह बस यही दुआ कर सकता था कि बाकी ट्रेजर्स भी इतने डिसअपॉइंटिंग न हो। जब ली होयोल आइटम की वजह से पूरी निराशा में डूबा हुआ था, तभी अचानक एक और नोटिफिकेशन सामने आ गया। द होलास नाइट्स हैव जॉइंड योर पार्टी। ली होयोल वहीं का वहीं जम गया।
एक्सक्यूज मी, उसने सुन्न दिमाग से सोचा। एक नाइट नहीं, दो नहीं, पूरा का पूरा स्क्वाड अभी उसके साथ ज्वाइन कर चुका था। कमांडर हार्कॉन अपनी आंखों में अटूट निश्चय लिए आगे बढ़ा। मिस्टर ली होयोल, उसने दृढ़ आवाज में कहा, इस पल से हम आपके पीछे चलेंगे। हॉलास नाइट्स मास्टर ऑफ द मेटल की सेवा करते हैं। नाइट्स एक बार फिर गहराई से झुक गए और उनकी लॉयल्टी में जरा भी शक की गुंजाइश नहीं थी। ली होयोल का दिमाग तो जैसे शॉर्ट सर्किट ही हो गया। रुको, सच में? मुझे लगा था ये बस इतना कह रहे हैं कि बाद में मुझे मारने की कोशिश नहीं करेंगे। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि ये सच में मेरे साथ ज्वाइन कर जाएंगे। हार्कॉन ने शांत स्वर में समझाया, आप हमारे सेवियर हैं। और उससे भी बढ़कर आपने बिना लालच की एक भी झलक दिखाए ट्रेजर लेकर अपने कैरेक्टर की क्वालिटी साबित कर दी। आपके आगे जो भी रास्ता हो, हम कसम खाते हैं कि इस नर्क जैसी जगह में हम आपकी स्वॉर्ड और आपकी शील्ड बनेंगे। ली होयोल बस वहीं मुंह खोले खड़ा रह गया, क्योंकि मामला कितनी गंभीर दिशा में चला गया है वो उसके दिमाग में आ ही नहीं रहा था। लेजेंड सच में शुरू हो चुकी थी। जो कुछ पल पहले तक एक बेतरतीब सर्वाइवल रन लग रहा था, अब वो अचानक किसी बहुत बड़ी कहानी का ओपनिंग चैप्टर दिखने लगा। ये पूरी तरह यकीन से बाहर था। क्या एम्पायर के सबसे बेहतरीन लेजेंडरी हॉलास नाइट्स सच में उसकी अगुवाई मानने वाले थे? उनके और उसके बीच का लेवल गैप जमीन आसमान जैसा था, इतना बेतुका कि सच लगना मुश्किल था। सिर्फ ये सोचकर कि हाई लेवल मॉन्स्टर्स उस ताकत के सामने ढेर हो जाएंगे, ली होयोल का खून तेज दौड़ने लगा। उसके अंदर एड्रेनालाइन का ऐसा झटका उठा कि दिल और तेज धड़कने लगा। ऐसी शक्ति अगर उसके साथ है तो अगला कदम सिर्फ एक ही बनता था। अब सीधा अगले आइलैंड पर जाना था और किसी और के पहुंचने से पहले उसे जीत लेना था। काफी ऊपर घने जंगल की छतरी में छिपा हुआ किन्वर एक डाल पर चुपचाप बैठा था, जैसे कोई धैर्यवान शिकारी। उसकी आंखें नीचे वाले ग्रुप पर जमी थीं, ठंडी और हिसाबी। तभी उसके ईयरपीस में क्रैकल हुई और स्टैटिक के बीच से उसके हैंडलर की आवाज निकली, जिसमें तनाव और उलझन साफ थी। अरे के, खबर है कि ली होयोल ने ट्रेजर सिक्योर कर लिया। तो फिर डंजियन कोलैप्स सीक्वेंस अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई? ये बात बंद नहीं रही, आवाज बिना रुके आगे बोलती रही। लूट उसके पास है और अब वो हार्कॉन के साथ मूव कर रहा है। सबसे जरूरी, क्या तुम सच में उन हॉलास नाइट्स को संभाल पाओगे? दूसरे आदमी की आवाज में वो शक सुनकर किन्वर ने ठंडी घमंडी हंसी छोड़ी। डर गया? मुझे हंसा मत, उसने बुदबुदाया। मैं बस प्रोफेशनल हूं। उन बिना दिमाग वाले हंटर्स की तरह अंधाधुंध नहीं घुसता। उसकी नजर और तेज हो गई, पूरी तरह फोकस्ड और शिकारी, जैसे हमला करने को तैयार बाज। मुंह बंद रख। अगर तेरे पैर ठंडे पड़ गए हैं तो दफा हो जा, किन्वर ने सपाट आवाज में कहा। मैंने उनके वेसल पर पहले ही एक छोटा सा फेयरवेल गिफ्ट रख दिया है। जैसे ही वो अगले आइलैंड के लिए निकलने को डेक पर कदम रखेंगे, वह रुका, फिर धीमे संतोष के साथ आवाज निकाली। स्नैप! हाइड्रा पॉइजन फट जाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो हार्कॉन हो या कोई लेवलिंग मानवा प्रोटैगनिस्ट। ली होयोल भी शामिल है। एक सांस और सब मर जाएंगे, उसने ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो को नीचे घूरते हुए मोटे टपकते घमंड से कहा। और जब मैं उस बंदे को मारकर उसकी लाश लूट कर लूंगा, तब आखिर पता चलेगा कि वो किस तरह का ट्रेजर छिपा रहा है। लेकिन जिस शिकार का वह पीछा कर रहा था, उसे उसने बहुत कम आंका था। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो की आंखें अचानक ऊपर उठीं और एक ही पल में उस पर टिक गईं, जैसे वे सीधा पेड़ों और परछाइयों को चीरकर निकल गई हों।
वो नजर सचमुच किसी शारीरिक वार जैसी लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे शुद्ध किलिंग इंटेंट से बनी कोई तलवार उस पर आ गिरी हो, इतनी तेज और भारी कि किन्वर को लगभग यकीन हो गया कि उसका सिर पहले ही धड़ से अलग हो चुका है। ये हैल्यूसिनेशन है क्या? किन्वर का दिमाग घबराहट में बिखरने लगा। उसने इतनी दूर से मुझे देख कैसे लिया? सिर्फ इस ख्याल से ही उसका खून ठंडा पड़ गया। उस पर टूटता दबाव दम घोंट देने वाला था। और ये सिर्फ उसका वहम भी नहीं था। उसके बगल वाली डाल पर बैठी छोटी सी गिलहरी तक डर से सख्त हो गई थी। उधर इस गलतफहमी से पूरी तरह अनजान ली होएओल की आंखें अचानक चमक उठीं। ओह देखो, एक गिलहरी, उसने कहा और उस छोटे जीव की तरफ चमकती हुई सच्ची एक्साइटमेंट से इशारा किया, जैसे वे किसी जानलेवा जोन में नहीं, बस आराम से टहल रहे हों। लेकिन कैप्टन प्रकृति निहार नहीं रहा था। हारकॉन का ध्यान ऊपर ही टिका रहा। उसकी मुद्रा तनी हुई और सतर्क थी, और वह हालात को बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ रहा था। तुमने भी उसे नोटिस किया, है ना? ली होएओल ने धीमी आवाज में कहा, और उसके लहजे में अचानक आई गंभीरता ने उस पल को असलियत से कहीं ज्यादा ड्रामेटिक बना दिया। वो छोटा सा चूहा जो ऊपर पेड़ में छिपा है। किन्वर ने तुरंत अपना गला पकड़ लिया। इस गलतफहमी से पूरी तरह जकड़ा हुआ, और उसे पूरा यकीन हो गया कि वे उसी की बात कर रहे हैं। उसके दिमाग में सिस्टम अलार्म्स एक साथ चीखने लगे। हारकॉन is observing you. Your mental strength is critically low. You have entered a state of abnormal terror. किन्वर के दिमाग में वार्निंग्स गूंजती रहीं, और उसी दौरान ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ऊपर देखता रहा। उसकी आवाज गहरी और गंभीर थी। वो छोटी सी गिलहरी जो आकोन पकड़े हुए है, बेहद प्यारी। ली होएओल ने उलझन में हारकॉन की तरफ देखा। उसे समझ ही नहीं आया कि इतनी छोटी और हार्मलेस चीज पर माहौल इतना इंटेंस क्यों हो गया। इसको हुआ क्या है? क्या इसे रोडेंट्स से कोई पुरानी दुश्मनी है? ली होएओल ने सोचा, कैप्टन के चेहरे की डरावनी एक्सप्रेशन को देखकर हैरान होते हुए। लेकिन सच ये था कि ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो का ध्यान उस जानवर पर था ही नहीं। उसी वक्त उसकी आंखों के सामने एक नया सिस्टम मैसेज चमका, इतना ठंडा और अर्जेंट कि उसने उस अजीब सी गलतफहमी को सीधा बीच से काट दिया। द यूसरा आइलैंड्स आर बीइंग टेंटेड बाय ग्रेट ग्रीड। ली होएओल ने सिर खुजलाया और मीटर फिर से चेक किया। वो अब तक 10 में से 8 पर पहुंच चुका था, यानी डिजास्टर बहुत ज्यादा करीब आ चुका था। उस पुराने क्राउन को भूल जाओ। अब सिर्फ एक ट्रेजर बचा है। चलो, गिलहरी को इग्नोर करो। हमें अभी और तेज चलना होगा। ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने खुद को फिर संभाला और ठंडी उपेक्षा के साथ अपने कोट की धूल झाड़ी। मुझे मामूली कीड़ों मकोड़ों से क्यों फर्क पड़ेगा? कम से कम हमने ग्रेट सिन को पूरी तरह जागने से तो रोक दिया। ली होएओल ने खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए सोचा। कोलैप्स रेट फिलहाल स्थिर हो गई थी, और सिर्फ यही बात किसी नाजुक चमत्कार जैसी लग रही थी। एक और सेकंड भी बर्बाद किए बिना टीम आगे बढ़ गई। उनकी चाल तेज हो गई, क्योंकि अब हिचकिचाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी।